हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो हमारा फर्स्ट यूनिट फिनिश हो चुका है। आप लोग सारे कॉन्सेप्ट जान चुके हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। एंड अभी आज हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट है। हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स हिंदी में बहुपद होता है। बहुपद इसको हिंदी में क्यों कहते हैं? पॉली का मतलब होता है मेनी, यानी बहुत, ठीक है, तो इसलिए हमने बहु लगा दिया। नॉमियल्स होते हैं पद, यानी इसको इंग्लिश में टर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ बहुत सारे टर्म्स हों उसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है, या हिंदी में बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हो गया कि जहाँ बहुत सारे टर्म्स हो। अब ये टर्म्स क्या हों, ठीक है, तो ये भी हम बताएंगे कि क्या होते हैं टर्म्स, ठीक है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो आप लोग रिसेंट पुरानी क्लासेस में आपने पढ़ चुके हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, आप सबको याद होगा, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट बताऊंगी, क्या होता है, आप कंफ्यूज ना हो, ये जिसलिए आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर करूंगी। ये है एक्सप्रेशन। बहुत सारे बच्चे जो है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशंस को हिंदी में व्यंजक कहते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशंस को हिंदी में व्यंजक कहते हैं। ये एक्सप्रेशन होता है, इसको इक्वेशन नहीं लिखते हैं। अगर मैं बोलूं कि एल्जेब्रिक इक्वेशन तो वो अलग हो जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो वो अलग होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस रहता है? जब मैं कोई भी एक लिख दूं, एक टर्म लिख दूं, मान लीजिए मैंने लिखा है 4x, ठीक है, इस बस एक ये टर्म है 4x। अब ये किसके बराबर है, किसके बराबर नहीं है, हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं 4x इज इक्वल टू 2, अब मैंने बोल दिया कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये इस 2 के बराबर है, और ये पूरा मिलके हो गया एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। सो आप डिफरेंस समझ चुके हैं। एल्जेब्रिक इक्वेशन मतलब इस एक्सप्रेशन को किसी के इक्वल रख देते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं 2 है, मैं 3y भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन बन जाता है, समीकरण बन जाता है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अलग होता है, एल्जेब्रिक इक्वेशंस अलग होता है। तो सबसे पहले तो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्या फंडा होता है, इसमें क्या क्या आपके मतलब सिलेबस में है, आपको क्या क्या जानना जरूरी है, तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है? तो तीन टर्म्स होते हैं। पहला जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पहला वेरिएबल। वेरिएबल का क्या होता है हिंदी? वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं जो चेंज होता रहे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चेंजिंग। मैं इसलिए आपको वर्ड से बता रही हूँ जिससे कहीं भी आप कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। चेंजिंग, ठीक है। तो चेंजिंग, जब कोई चीज चेंजिंग, यानी चेंज का मतलब क्या होता है कि बदलते रहना, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब होता है बदलते रहना। तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अस्थाई। इसको बोलेंगे अस्थाई, ठीक है, यानी वेरिएबल चेंजिंग, अस्थाई। सेकंड जो आपका आएगा वो होगा आपका जो भी मैथमेटिकल आपके साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं। मैथमेटिकल क्या सिंबल्स होते हैं? ऑपरेशन के लिए जो सिंबल्स यूज होते हैं, ऑपरेशन मतलब वो वाला ऑपरेशन नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, या और कोई भी साइन, ठीक है। तो जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल सिंबल्स, तो मैथमेटिकल सिंबल्स क्या हो जाएंगे? प्लस, माइनस, एक्सेट्रा, ठीक है। तीसरा इसमें होता है कांस्टेंट। अब वेरिएबल का उल्टा कांस्टेंट, यानी ये क्या है? नॉट चेंजिंग, फिक्स्ड। तो कोई चीज फिक्स्ड कब होती है? अगर मैंने लिख दिया 2, तो पूरे नंबर सिस्टम में 2 का मतलब 2 ही होता है, 1 2। 2 मीन्स 2, वो चेंज नहीं होगा कहीं भी। अगर मैंने लिखा है 2x, ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन चेंज होगा, ठीक है। लेकिन वो क्यों चेंज होगा? क्योंकि इसका एक पार्ट ये वेरिएबल है, लेकिन दूसरा जो हिस्सा है ये पार्ट, ये क्या है? ये फिक्स्ड है, ये नहीं चेंज होगा। तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट। लेकिन इस कांस्टेंट को जो x के साथ आ रहा है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट होता है, वो अगला हो जाएगा हमारा। लेकिन जो केवल, या जैसा भी ले लीजिए, ये भी कांस्टेंट ही है, ठीक है। अगर केवल 2x है तो उसमें कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 2x है
तो इसको टू कांस्टेंट नहीं मानेंगे, टू को कांस्टेंट आप नहीं बोलेंगे। यहाँ का जो कांस्टेंट है ये टू नहीं है, ये कोफिशिएंट है। आपको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। इसको हिंदी में गुणक बोलते हैं। गुणक मतलब किसी वेरिएबल का आपका किसी भी वेरिएबल, जो आपका वेरिएबल दिया है उसका जो आपका कांस्टेंट वाला पार्ट है वो गुणक कहलाता है या कोफिशिएंट कहलाता है। ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। इसमें कांस्टेंट क्या होगा? प्लस जीरो। अगर मैं कर दूं 2x को 2x प्लस जीरो रख सकते हैं, तो वो पार्ट, पूरे एक्सप्रेशन का वो पार्ट जिसमें वेरिएबल ना हो। वेरिएबल ना होने का मतलब है वेरिएबल की पावर जीरो भी तो होती है, ठीक है। अगर जीरो है यहाँ पे तो मान लीजिए वेरिएबल की पावर 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वो पार्ट जो वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल ना हो, जो फिक्स हो, उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने लिखा 2x प्लस 3, मेरा अगर एक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, तो ये 2 क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। इसको क्या लिखेंगे आप? चलिए इसको क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट। और ये 3 आपका हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको आगे पॉलिनोमियल में भी आएंगे। ये सारे टर्म्स पॉलिनोमियल के भी रेस्पेक्ट में सेम रहता है। तो अब आप कहेंगे तो फिर पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है? क्योंकि पॉलिनोमियल में भी तो क्या होता है, अगर मैं लिख दूं 4x प्लस 3, तो ये मेरा एक पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। ये मेरा एक बहुपद भी है 4x प्लस 3। क्योंकि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल, अभी मैं एक जनरल टर्म में बता रही हूँ, फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी दोनों में क्या होता है। क्या होता है कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? क्या होता है कि आप किसी चीज को वेरिएबल, मैथमेटिकल सिंबल्स, कांस्टेंट के थ्रू या और कोफिशिएंट्स के थ्रू प्रदर्शित करना, उसके माध्यम से जब आप लिखते हैं, अगर मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। यहां मैंने वेरिएबल ले लिया, हमारा वेरिएबल ये x है, ठीक है। x हो गया हमारा वेरिएबल। वेरिएबल को x y z या किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होगी। अलग अलग इक्वेशंस अगर आप बना देते हैं, इसी को इक्वेशंस दे दिए जाएंगे, तो उनकी वैल्यू फिर चेंज भी होती है और फिर एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ जो ये x वाला पार्ट है ये मेरा वेरिएबल है। ध्यान से सुनिएगा, इसी में मैं आपको डिग्री भी बता देती हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल हो गया आपका x वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ ये प्लस दिया है, ये प्लस दिया है, ये मेरे मैथमेटिकल सिंबल्स हो गए, ठीक है। जो ऑपरेशंस, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के सिंबल्स आप यूज करते हो वो हो गए। फिर तीसरा क्या है? कांस्टेंट। ये 2 मेरा कांस्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है। अगला टर्म मैंने आपको बताया कोफिशिएंट। यहाँ पे कोफिशिएंट दोनों में ही है, एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट है और 3x का भी है। यहाँ पे लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग आंसर दीजिएगा। x वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, 4 एंड 3 कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, एक्स का कोफिशिएंट 3 है। एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है? कोफिशिएंट को हिंदी में गुणक कहते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणक यानी एक्स स्क्वायर को किससे गुणा किया गया? किस कांस्टेंट टर्म से? 4 से। और यहाँ पे एक्स को किससे? 3 से। तो ये दोनों कोफिशिएंट हो गए। 2 आपका कांस्टेंट हो गया और ये आपके मैथमेटिकल साइन। तो जब किसी भी चीज़ को, किसी भी परिस्थिति को, या जैसे मैंने बोला कि भाई आपके बुक से ही एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, एक स्क्वायर है, उसकी साइड आप 3 है, 3 है, 3 है, तो हमने बोला कि भाई पेरीमीटर क्या हुआ? तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? चारों का सम, ठीक है। चारों का सम मतलब 3 इंटू 4। आपका P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4। अब अगर मैं इसको 5 कर दूं, सारे स्क्वायर्स की जो साइड्स हैं उनको मैं 5 लिख दूं, तो फिर क्या हो जाएगा? P2 इज इक्वल टू 4 इंटू 5। 4 इंटू 5, इसको भी 4 इंटू 3 लिख लेते हैं, ठीक है। इसको भी 4 इंटू 3 लिख लेते हैं। तो नीचे सेकेंड पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 5। तो ये 4 तो दोनों में ही आना है। तो अब मैं इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ कि मान लिया साइड ए है,
किसी स्क्वायर की साइड अगर ए है तो उसके पेरीमीटर का एक्सप्रेशन क्या बन गया, पेरीमीटर के एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर, इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 4a, ठीक है, या x है तो 4x हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं इसको बोलूं कि अगर साइड a है तो इसके एरिया का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आप बताइए एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये जो 4a और a स्क्वायर है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, और यही पॉलिनोमियल्स भी होते हैं, यानी सारे पॉलिनोमियल्स आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक स्पेशल टाइप होता है। और वो टाइप क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब आप देखते हो, जब आप लिखते हो, तो आप जब डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस क्या होता है, आपकी जो ये x की पावर है, x की पावर है, तो ये जो आपका वेरिएबल की जो पावर होती है, ये पावर्स आपके हर टर्म में, इनको क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, ठीक है, इसको डिग्री कहते हैं। यहाँ पे x की डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है, इसको डिग्री कहते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 है। तो अलग अलग, जैसे अगर मैं 4x स्क्वायर की बात करूँ तो ये मेरा एक टर्म हो गया, 3x की बात करूँ तो दूसरा टर्म हो गया। तो ये जो 3x वाला टर्म है इसकी डिग्री क्या है, तो इसमें x की डिग्री 1 है, 4x स्क्वायर में x की डिग्री 2 है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री अगर मैं बोलती हूँ कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो x की जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी एक्सप्रेशन में, या किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, जो वेरिएबल की सबसे बड़ी घात होती है, उसको उसकी डिग्री कहते हैं। तो यहाँ वेरिएबल की यहाँ पे घात क्या है, इस टर्म में। एक चीज और, इन सिंगल अगर आप इसको देखते हैं तो ये पद कहलाते हैं, इनको इंग्लिश में टर्म कहते हैं, हिंदी में पद कहते हैं। और यहाँ पे कई पद हैं इसलिए इसको बहुपद कह दिया, ठीक है, तो इसलिए इसको बहुपद कह दिया। अब आप देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर की अगर आप बात करते हैं तो x की डिग्री 2 है, 3x की बात करते हैं तो 1 है। तो अगर आपको टर्म इसे स्पेसिफाई किया है तो आप उसकी डिग्री वेरिएबल की पावर हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि भाई इस पूरे इक्वेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो उस एक्सप्रेशन की डिग्री होती है। यानी डिग्री भी समझ में आ गया आपको। तो टर्म आप समझ चुके हैं, डिग्री समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं कि पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपका ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी है, पॉलिनोमियल भी है, तो डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ये होता है कि ये जो आपका पॉलिनोमियल दिया है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं, आप चाहे तो इस एक्स स्क्वायर को देख लीजिए, चाहे तो यहाँ पे एक्स को देख लीजिए, जितने भी वेरिएबल्स हैं इन सब के जो घातें हैं, जो पावर्स हैं, वो क्या नंबर है, होल नंबर्स हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अगर लिखते हैं तो 0 हो गई, ठीक है। तो 0, 1, 2 तीनों ही होल नंबर्स हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल में आपकी जो डिग्री होती है वेरिएबल की, किसी भी टर्म की, कोई भी टर्म की जो वेरिएबल की डिग्री होगी वो क्या होगी, आपकी होल नंबर होती है। जबकि एल्जेब्रिक अगर एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो उसमें कुछ भी रियल नंबर हो सकती है, जो आपकी डिग्री होगी वो रियल नंबर्स कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैं इसी में अगर आपको मैं बोलूं, मान लीजिए आपके सिलेबस का ही बता रही हूँ, अगर मैंने बोला कि भाई ये 2 है, एक 2 दिया है, तो 2 मेरा क्या है, 2 इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल क्या है। तो 2 का देख लीजिए, 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पे x की डिग्री क्या है, 0 है, यानी होल नंबर है। तो अगर डिग्री होल नंबर है तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। और अगर ये पॉलिनोमियल हो गया है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि सारे पॉलिनोमियल्स आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने क्या देखा कि ये पूरे रियल नंबर्स होती हैं, सारी डिग्रीज जो वेरिएबल्स की होती है, और पॉलिनोमियल में होल नंबर्स होती हैं। तो होल नंबर तो रियल नंबर का ही पार्ट होता है, सारे होल नंबर रियल नंबर्स होती हैं। आप यूनिट फर्स्ट में मैंने आपको बताया है, सारे होल नंबर रियल नंबर्स होती हैं, बट सारे रियल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं। तो अगर आपको ये कह दिया गया कि आर ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स,
क्या सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो आपके व्यंजक हैं सारे वो पॉलिनोमियल्स होते हैं? बीजगणिती एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हिंदी में बीजगणितीय व्यंजक बोलते हैं, एक्सप्रेशन को हिंदी में व्यंजक बोलते हैं। तो क्या सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद होते हैं? तो नो, सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर मैं लिख दूं √x+3, यहाँ पे x की डिग्री क्या है? √x का मतलब मैंने आपको बताया है x की पावर 1/2। ठीक है, जब कोई भी चीज, मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पे a है यहाँ पे n है तो ये होता है a की पावर 1/n। ठीक है, तो √x का मतलब √ यहाँ पे 2 है, 2 छिपा रहता है, स्क्वायर रूट में 2 छिपा रहता है, इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1/2 +3। अब आप देख लीजिए x की डिग्री यहाँ पे क्या है इस एक्सप्रेशन में? 1/2। ठीक है, किसी भी टर्म में जो x की डिग्री क्या है? 1/2 है, तो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, 1/2 आपका होल नंबर नहीं है, लेकिन 1/2 रियल नंबर है। तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं बोलती हूँ √x + 3x² या 3x² + √x, या कैसे भी लिख लीजिए, ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? तो बिल्कुल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्योंकि आप देखिए x की पूरी डिग्रीज आपकी रियल है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ x की डिग्री 1/3 है, यहाँ x की डिग्री स्क्वायर है यानी 2 है। ठीक है, तो दोनों ही रियल नंबर है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन 1/3 होल नंबर नहीं है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये डिफरेंस हो गया आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में। ये आपको बता चुकी हूँ, ये सिंगल जो होता है वो टर्म कहलाता है। ठीक है, चाहे वो वेरिएबल और किसी भी एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट से मिलके जो एक टर्म बनेगा उसको टर्म कहते हैं। जो भी एक पद बनेगा उसको टर्म बोलेंगे या पद बोलेंगे। ठीक है, जैसे 4x² + 3x + 2 +2 है, ये आपका एक पॉलिनोमियल दिया है। तो इसमें कितने टर्म्स हैं? x की अलग अलग डिग्रीज किधर किधर हैं? यहाँ पे एक वेरिएबल की डिग्री मिल रही है, यहाँ वेरिएबल की डिग्री मिल रही है और यहाँ भी वेरिएबल की डिग्री मिल रही है। जहाँ कांस्टेंट वाला टर्म है वो x⁻0 ऑटोमेटिकली आपका मल्टीप्लाई आप लिख सकते हैं, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी एक टर्म ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2। ठीक है, यहाँ पे जब सेकेंड डिग्री वाले x टर्म को देखिए तो एक कांस्टेंट के साथ मिल गया वो, तो इसने एक टर्म बना लिया। यहाँ देखिए एक ये x का जहाँ 1 डिग्री है, 1 वाले x को देखिए तो 3 के साथ मिलके सेकेंड टर्म बना लिया, और यहाँ पे 0 वाले के साथ मिलके थर्ड टर्म बना लिया। यानी यहाँ पे कितने टर्म्स है टोटल? 3 टर्म्स हैं। एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी आपका व्यंजक की, किसी भी आपके एक्सप्रेशन की डिग्री निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल क्या होता है। जो मैंने आपको बताया ना, घात, पावर। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है कि 4x² + 3 √x, ये लिखा है। ठीक है, तो ये जो x की पावर होती है ना, घात होती है, इसी को एक्सपोनेंट्स कहते हैं। एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है पावर के फॉर्म में लिखना या घात के रूप में लिखना। तो 4x² + 3x की पावर 1/2 के रूप में लिख दीजिए, तो ये आपका एक्सपोनेंट्स हो गए। तो इसलिए आपकी बुक में ये है एक्सपोनेंट्स का टर्म, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक्सपोनेंट्स का मतलब हमने इस टर्म में लिख दिया। अब इसके जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं, यानी जितनी भी इसकी घातें हैं, जितनी भी पावर हैं, तो ये अगर रियल नंबर हैं लेकिन होल नंबर नहीं है तो आपका वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर होल नंबर है तो आपका पॉलिनोमियल भी हो जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों हो जाएगा। तो एक चीज तो मिल गई कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल। सारे बहुपद बीजगणितीय व्यंजक होते हैं बट सारे बीजगणितीय व्यंजक आपके बहुपद नहीं होते, हिंदी में मैं बता दूं। चलिए अब आगे देखते हैं, आपका शून्य बहुपद है। ठीक है, शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद, तो शून्य बहुपद का मतलब होता है कि जिसकी जो वैल्यू है वो 0 आए, टोटल वैल्यू शून्य आ जाए, तो वो शून्य बहुपद कहलाता है या 0 पॉलिनोमियल कहलाता है। तो 0 पॉलिनोमियल के लिए आपका क्या होना चाहिए? मान लीजिए मैं इसको एक उससे बोल देती हूँ, क्वेश्चन के साथ बोल देती हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा है कहीं
2x की पावर 0। फिर मैंने बोला क्या ये जीरो बहुपद है, जीरो पॉलिनोमियल है? तो नहीं, ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब तो 1 होता है, यानी इसकी टोटल वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, यानी इसकी टोटल वैल्यू 2 चाहे x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, कोई भी वेरिएबल रहने दीजिए, 1 रखोगे तो भी 1 की पावर 0 यानी 1 आएगा, 3 रखोगे तो भी 3 की पावर 0 यानी 1 आएगा। तो इसकी वैल्यू कुछ भी रखिए, आपकी वैल्यू जो है वो 2 ही आएगी। ये 0 नहीं है, इसलिए ये नॉन जीरो कहला गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नॉन जीरो पॉलिनोमियल। तो मैं नॉन जीरो को पहले इसलिए बता रही हूँ जिसलिए आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो इसकी वैल्यू 0 आने का क्या होता है, कैसे आ सकती है? अगर सिंगल टर्म में कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट ये जब सारे आपके गुणक है, जो सारे आपके कोफिशिएंट्स है वो 0 हो जाएं, सारे कोफिशिएंट्स 0 हो जाएं। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा ax की पावर n प्लस bx की पावर n माइनस 1 प्लस डैश डैश, इसमें मैं लिखती गई और लास्ट में मैंने मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म लिख दिया cn, और cn मैंने बोल दिया कि इसमें cn इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, cn इज इक्वल टू 0 बोल दिया, a इज इक्वल टू 0 बोल दिया, b इज इक्वल यानी a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, अगर मैं करती जाऊं n इज इक्वल टू 0, मतलब जहां सारे आपके जो कोफिशिएंट्स हैं वो 0 हो जाएं, सारे कोफिशिएंट्स 0 कर दीजिए, तो वो आपका शून्य बहुपद या जीरो, आपका जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो मतलब कैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मतलब क्या हो गया कि जब कांस्टेंट पार्ट जो आपका 0 हो जाए ये जीरो पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही होता है, लेकिन इसका कांस्टेंट वाला जो पार्ट, ये क्या है? ये कांस्टेंट वाला पार्ट ही है ना, ax स्क्वायर। यहाँ पे मैं 2 भी लिख सकती थी, 3 भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने क्या लिख दिया कि ये सारे जो कांस्टेंट्स हैं आपके, जो सारे कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हो गए? 0 हो गए। तो इसका मतलब है कि आपका ये कोफिशिएंट का मतलब आप समझ गए, कोफिशिएंट भी है आपके उस पर। ठीक है, तो अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपका 0 वैल्यू दे रहा हो, सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर ये तो नॉन जीरो पॉलिनोमियल हो गया, अगर इसी में 0 आ जाए, 0 वैल्यू दे दिया जाए, जैसे ये केस है, तो ये आपका जीरो पॉलिनोमियल कहला जाता है। ठीक है, तो अगला हमारा क्या है? चलिए आज आप पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिएगा, जरा सा भी कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मान लीजिए टर्म्स जो हम बोले, हमने टर्म्स पढ़ लिया, टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी एक कंडीशन मैं और आपको बता दूं, अगर मैंने यहीं पे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, तो इसमें आप टर्म 4 नहीं बोल देंगे, 4 नहीं बोलना है। आपको क्या करना पड़ेगा? x की जो सेम डिग्री वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड रखिए, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा? 4x स्क्वायर। सारे जो सेम डिग्री वाले टर्म्स हैं उनको आपको एक साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, तब आपका क्या होगा? तब आप उसके बाद टर्म्स काउंट कर सकते हैं कि कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टर्म्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है कि आपने एक ही चीज़ को 10 को 2 + 2 + 2 + 2 + 2 लिख दिया तो वो हो गया आपके 5 टर्म हो गए। नहीं, अगर 10x दिया है तो वो x की जो एक वाली डिग्री है वो हर जगह, चाहे आप 2x अगर आपको 5 बार दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके 5 टर्म हो गए, इसका मतलब ये है कि 5 बार दिया है तो टोटल ऐड होकर 10x हो गया, तो टर्म आपका एक ही है। तो टर्म्स के बेस में पॉलिनोमियल्स को कितने टाइप से बांटा जाता है? वैसे तो कई टाइप से बांटा जाता है, मैं आपको मेन बताती हूँ। सबसे पहले अगर एक टर्म हो, एक टर्म का मतलब मैंने लिख दिया 2x, फिर मैंने लिख दिया 4 भी, कोई भी कांस्टेंट आप लीजिए वो एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो 4 लिख दिया, फिर मैंने कुछ क्यों होता है? क्योंकि 4x की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 4, फिर तो ऐसे सारे अलजेब्रिक सारे पॉलिनोमियल्स जिसमें केवल एक टर्म हो उसको क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। मोनोमियल का मतलब होता है हिंदी में एक पदी, या इसको क्या बोलते हैं? एक पद। ठीक है, सेम अगर मैंने लिख दिया 4 + 2x, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? एक आपका ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, 2 टर्म्स हो गए। तो इसका मतलब है इसमें 2 टर्म्स हैं, तो जब 2 टर्म्स आ जाते हैं तो उसको बाइनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल।
या बायनॉमियल, ठीक है। फिर अगर मैं इसी को लिख दूं प्लस 3x², तीसरा टर्म भी आ गया। इसको ट्रिनोमियल कहते हैं या ट्राइनोमियल कहते हैं या इसको त्रिपद नहीं कहते, त्रिनाम कहते हैं, इंग्लिश में त्रिनाम कहते हैं, सॉरी हिंदी में त्रिनाम कहते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। इसके बाद आपके जहाँ कई पद हों, बहुत सारे पद आ जाए, कोई भी टर्म्स हो सकते हैं लेकिन फाइनाइट होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स जो है किसी भी पॉलिनोमियल में वो फाइनाइट होते हैं, मतलब सीमित होते हैं, असीमित नहीं होते, सीमित होते हैं, फाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आपके होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में। तो मान लीजिए मैंने 150 टर्म्स का एक पॉलिनोमियल बना दिया, तो पॉलिनोमियल आप क्या करते हो, बढ़ते से घटते हुए क्रम में उस सारी एक्स की जो डिग्रीज हैं वो ज़्यादा से कम में लिखते हो, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने 150 टर्म का बना दिया ए बी सी डी ऐसा करके, तो ए एक्स की पावर 150, 150 टर्म का बनाया है तो 149 हो सकती है पावर, क्योंकि कांस्टेंट वाला हिस्सा भी तो आप लोगे ना, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे हम, x की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, हाँ सॉरी 150, तो x की ए एक्स की पावर 150 प्लस बी एक्स की पावर 149, ऐसा करते करते हम जाएंगे लास्ट में आपका a, मान लीजिए ये आपका a0 x की पावर 0 हो जाएगा। तो 150 हमने यहाँ घात ली है, पावर ली है, यानी टोटल मैक्सिमम टर्म्स कितने हो सकते हैं, 150 तो पावर्स हैं, तो x की पावर 1 से 150 वेरी कर ली, ठीक है। यानी 149 जो हम लिख रहे थे 150 टर्म्स के लिए, दैट वाज द करेक्ट वन। यहाँ पे देखिए 151 टर्म्स के लिए ये 1 से 150 तक की तो हमने केवल x की पावर लिख ली, और अगली क्या हो गई, x की पावर 0 वाला भी तो एक टर्म है, ठीक है। तो x की पावर 1 से x की पावर 150 तक के टोटल टर्म्स हो सकते हैं। कई टर्म्स ऐसे भी होंगे जिनका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं b, मुझे कहीं पे मान लीजिए अगर दिया है 4x³ प्लस 3x, ठीक है, 4x³ प्लस 3x अगर दिया है तो मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं, और यहाँ पे इसके हिसाब से विद रिस्पेक्ट देख रहे हैं इसको कैसे करेंगे। अगर 4x³ प्लस 3x मुझे दिया है तो x² वाला टर्म कहाँ गया, x² वाला टर्म यहाँ नहीं है, यानी उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो जिसका कोफिशिएंट 0 हो जाता है, जो टर्म ही नहीं है उसको काउंट नहीं करते हैं। लेकिन मैक्सिमम जब आप बात करते हो तो आप ये मान के चलते हो कि इसका किसी का भी कोफिशिएंट 0 नहीं है। तो जब किसी का भी कोफिशिएंट 0 नहीं है, यानी x की पावर 1 से पूरा x की पावर 150 तक के आपको 150 टर्म्स मिल गए, और x की पावर 0 वाला एक टर्म आपने ले लिया तो आपको 151 टर्म्स मिल गए। तो अगर x की डिग्री आपकी किसी एक्सप्रेशन में x की डिग्री, वेरिएबल x यानी वेरिएबल हम बोल रहे हैं, वेरिएबल की डिग्री अगर कोई है, मान लीजिए वेरिएबल की डिग्री जो आपने ली, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो n है, तो मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं, n+1 टर्म्स हो सकते हैं। मिनिमम कुछ कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, n+n-1 हो सकता है, n हो सकता है, n-1, मतलब मिनिमम कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं, मैक्सिमम n+1 टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री ही n है। अब जैसे यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ही आपकी 150 है, तो आपके 151 टर्म्स मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ 152वां आता है, कांस्टेंट भी आप ऑलरेडी ले चुके हो, तो अब 152वें के लिए आपको फिर इसमें x की पावर 151 करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपका नहीं है, क्योंकि 150 से ही स्टार्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के लिए तो क्या हो गया, अगर वेरिएबल के हमारे जो हाईएस्ट डिग्री किसी एक्सप्रेशन में n है, तो उस एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स हो सकता है वो n+1 हो सकता है। यानी अधिक से अधिक, अगर आपको x की डिग्री 4 दी है हाईएस्ट, और पूछ लिया कि भाई पॉलिनोमियल अगर बनाते हैं तो कितने टर्म्स तक के पॉलिनोमियल मैक्सिमम बन सकते हैं, तो मैक्सिमम 4+1 यानी 5 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल बन सकता है। चलिए 4 डिग्री वाले को हम 5 टर्म्स के पॉलिनोमियल दिखाते हैं आपको। ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx²
प्लस बी एक्स प्लस ई। काउंट करिए टर्म्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ 5 टर्म्स है, यानी हमारा 5 टर्म्स है, ये हाँ 5 टर्म्स है, यानी मैक्सिमम डिग्री हमने 4 ली है। ठीक है, अगर कहीं बोल दिया कि मैक्सिमम जो टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 10 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो सकती है? तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 10 है तो हाईएस्ट डिग्री आपकी 9 हो सकती है। ठीक है, यानी n-1 हो जाएगा वहां पे तब। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जहां पे n। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आपके कोर्स में क्या है। तो आप डिफरेंस समझ चुके हैं। ठीक है, आपका क्या है पॉलिनोमियल और इसमें डिफरेंस क्या है। आगे आपका रिमाइंडर थ्योरम है और फैक्टर थ्योरम है, वो भी हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आने वाली यूनिट्स में आपको सब समझ में आ गया। अब इसमें से हम एक एग्जांपल आपका लेके चलते हैं। एग्जांपल 1 आपकी बुक में दिया है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो, x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस 3। इसमें बोल रहा है कि हर टर्म की डिग्री निकालिए। तो इस टर्म की डिग्री 5 हो गई, इस टर्म की डिग्री x की हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की पावर 4 है, 4 हो गई, और इस टर्म की डिग्री क्या हो गई, कांस्टेंट टर्म की डिग्री मैंने क्या बताया, x की पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे x टू द पावर 0 लिख दिया। लिखने की जरूरत नहीं है, जो कांस्टेंट टर्म है उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो तीसरी यहाँ पे हो गई, तो इसकी डिग्री 0 हो गई, इसकी डिग्री 4 हो गई, इसकी डिग्री 5 होगी। अब इसी क्वेश्चन में मैं आगे आपसे पूछ लेती हूँ कि कोफिशिएंट क्या होगा ईच टर्म का। इसका कोफिशिएंट 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाइड है, 1 इंटू एक्स टू द पावर 5। इसका कोफिशिएंट क्या है, -1। इसका कोफिशिएंट जब आप लेते हैं तो क्या लोगे, -1, क्योंकि जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं तो हम यही बोलते हैं कि ax टू द पावर n प्लस bx टू द पावर n-1 प्लस cx टू द पावर n-2 ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर 5 प्लस -1 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 0। ठीक है, तो अगर किसी वेरिएबल टर्म, जो वेरिएबल टर्म है उसमें माइनस साइन है, तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट निगेटिव आएगा, निगेटिव है। ठीक है, तो साइन के साथ कोफिशिएंट जो आप बताते हो या कोफिशिएंट जब आप लोगे तो वो उसका साइन चिन्ह लेके चलेगा, मैथमेटिकल साइन उसके साथ रहेगा, यानी इसका कोफिशिएंट -1 है, इसका क्या हो गया, कोफिशिएंट 3 हो गया, और डिग्री क्या हो गई, x की पावर 0 है तो डिग्री 0 हो गई आपकी। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। अब जीरो पॉलिनोमियल हम देख चुके हैं क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल देख चुके हैं क्या होता है। तो आपका ये 2.1 जो आपकी फर्स्ट है यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है वो फिनिश हो गया है 2.1। आप लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करिए, होप आपको अच्छे से समझ में आया है। फिर भी अगर कहीं नहीं आ पा रहा है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम आपको बताएंगे, प्रॉपर आपको आंसर ईमेल करेंगे अगर हुआ तो। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम ईमेल भी आपको आंसर करेंगे। ठीक है, और आपको बिल्कुल समझाया जाएगा हर चीज़। आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। हमारी ईमेल आईडी है tensclasses1@gmail.com। हमारी ये ईमेल आईडी है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं। और इनको सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्किप करके मत देखिएगा, मैं बार बार यही बोलती हूँ, आप प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करने से आपका जो टर्म्स है, आज जो भी ज़्यादातर हमने बहुत ही बेसिक और बहुत ही ऐसी बातें की है जिनमें ज़्यादातर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपका कोई भी टर्म मतलब पद या कोई भी पार्ट इसका मिस ना हुआ हो। एंड अगर कुछ है तो हम नेक्स्ट उसमें आगे से आपको रिप्लाई करेंगे, आंसर करेंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो। सो ठीक है, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, आपके पास हमारे वीडियोस के डेली नए अपडेट्स आ जाएंगे ऑटोमेटिक। सो प्रेस द बेल आइकॉन देयर एंड डू लाइक इट, वॉच इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।